हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल नोट्स दुनिया हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के एक टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परावर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तो उनमें से अधिकांश किरणें निश्चित दिशाओं में गमन कर जाती है। यही परावर्तन है। दैनिक जीवन में हम सभी दो प्रकार की परावर्तन देखते हैं। पहला है नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा है विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की। जब प्रकाश किसी चिकने समतल पृष्ठ जैसे दर्पण पर आपतित होता है तो वह समतल पृष्ठ एक विशेष दिशा से देखने पर चमकता हुआ दिखता है एवं अन्य दिशाओं में लगभग सामान्य ही रहता है। यदि हम दर्पण की दिशा को परिवर्तित करते हैं तो वह दर्पण अब अन्य दिशा से चमकीला दिखाई देता है। इसी प्रकार प्रकाश किरणों के दर्पण पर गिरने की दिशा बदलने पर दर्पण हमें अन्य दिशा में चमकीला दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की। आपतित प्रकाश पुंज यानी इंसिडेंट लाइट बीम को चिकने पृष्ठ द्वारा उसी माध्यम में एक विशिष्ट दिशा में भेज देने को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। सेकंड है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन यानी विसरित परावर्तन। जब किसी कमरे में किसी खिड़की आदि से प्रकाश किसी दीवार पर गिरता है तो दीवार का वह भाग कमरे में सभी जगह से समान रूप से प्रदीप्त दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि प्रकाश एक निश्चित दिशा से दीवार पर गिरने के पश्चात सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाता है। जैसे खुरदरे पृष्ठ, धूल, धुएं के सूक्ष्म कण आदि प्रकाश को विभिन्न दिशाओं में विसरित कर देते हैं। अब हम बात करते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की। खुरदरे पृष्ठों द्वारा प्रकाश को सभी दिशाओं में बिखेरने के प्रभाव को विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। सामान्यतः कांच अथवा पारदर्शी पदार्थ के पीछे वाले भाग पर परावर्तक आवरण यानी चांदी अथवा एल्यूमिनियम की परत लगाकर उन्हें दर्पण या परावर्तक पृष्ठ की तरह उपयोग में लाया जाता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण व परावर्तन कोण समान होते हैं यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा नियम है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब यानी इमेज की। जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के तल से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है जिससे हमें वस्तु की आकृति दिखाई देती है। इस आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब यानी इमेज कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब। सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की यानी रियल इमेज की। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। रियल इमेज वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा बनता है और पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। सेकंड है काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज की। किसी बिंदु स्रोत से आती किरणें परावर्तन के बाद
जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। वर्चुअल इमेज वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब की। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, यानी इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां प्रतीत होता है। समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। यदि दो समतल दर्पण समानांतर रखे हो तो वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। अब हम बात करते हैं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की संख्या निकालने के सूत्र के बारे में। इसमें 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है यदि 360 बाई थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n = 360 बाई थीटा -1 होगी। सेकंड कंडीशन है यदि 360 बाई थीटा एक विषम संख्या हो और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या n = 360 बाई थीटा -1 होगी। और तीसरी कंडीशन है यदि 360 बाई थीटा एक विषम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या n = 360 बाई थीटा होगी यदि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं हो तो। इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के एंगल पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? आंसर है 3। यहाँ पर हम n = 360 बाई थीटा -1 फॉर्मूला काम में लेंगे। क्योंकि 360 बाई थीटा एक सम संख्या आए तो प्रतिबिंबों की संख्या वस्तु की सभी स्थितियों के लिए n = 360 बाई थीटा -1 होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री के एंगल पर आते हैं के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? आंसर है 5। यहाँ पर भी हम n = 360 बाई थीटा -1 फॉर्मूला काम में लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 40 डिग्री एंगल पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच 20 डिग्री पर कोई वस्तु रखी है तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आंसर है 8। यहाँ पर हम n = 360 बाई थीटा -1 फॉर्मूला काम में लेंगे। क्योंकि 360 बाई थीटा फॉर्मूला काम में लेने पर हमें एक विषम संख्या प्राप्त होती है और वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर रखी हुई है, इसलिए प्रतिबिंबों की संख्या n = 360 बाई थीटा -1 होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 40 डिग्री एंगल पर झुके दो समतल दर्पणों के बीच रखे किसी पिंड के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? आंसर है 9। यहाँ पर हम n = 360 बाई थीटा फॉर्मूला काम में लेंगे। क्योंकि 360 बाई थीटा फॉर्मूला काम में लेने पर हमें एक विषम संख्या प्राप्त होती है तो प्रतिबिंबों की संख्या n = 360 बाई थीटा होगी क्योंकि वस्तु दोनों दर्पणों के बीच के कोण के समद्विभाजक पर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति
V चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2V चाल से अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण से घूम जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड न्यू यूजर सब्सक्राइब कीजिए।